नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने भानगढ़ किले के रहस्य को जाना था। आज हम जानेंगे अंतरिक्ष, नक्षत्र और ज्योतिष में इनके उद्गम को। दोस्तों, यदि आपने अभी तक ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। आपकी एक छोटी सी मदद हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आप खुले आसमान के नीचे लेटे हुए हैं और आसमान में तारे, अनगिनत तारे। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, इन तारों की संख्या कितनी है? क्या ये हमेशा ऐसे ही चमकते रहेंगे? और क्या ये हमारी जिंदगी से किसी तरह जुड़े हुए हैं? दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम तारों भरे आसमान की यात्रा करने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक विज्ञान तक हमें ले जाएगी। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले का समय। जंगलों में रहने वाला आदिमानव रात को जब आसमान की ओर देखता था तो उसे असंख्य चमकते बिंदु दिखाई देते। वह सोचता, ये क्या हैं? क्यों हैं? क्या ये देवताओं के दीपक हैं? धीरे धीरे उसने गौर करना शुरू किया कि ये तारे एक स्थायी पैटर्न में हैं। और तब पहली बार मनुष्य ने उन्हें मार्गदर्शक की तरह पहचाना। वहीं से शुरुआत होती है खगोल अध्ययन की। प्राचीन समाजों ने जब इन तारों पर नजरें गड़ाईं तो उन्होंने उनमें आकृतियां देखी। किसी ने इसे रथ माना, किसी ने शिकारी, तो किसी ने इसे मछली का रूप दे दिया। फिर इन पर कहानियां बनी। यूनानी सभ्यता में इन्हें स्टार कॉन्स्टेलेशन कहा गया। भारत में नक्षत्रों की कल्पना हुई। 27 या कभी कभी 28 नक्षत्र। इन पर आधारित कथाएं, नाम और संस्कृत श्लोक आज भी मिलते हैं। कह सकते हैं कि तारे सिर्फ आसमान में नहीं थे, वे हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारे कैलेंडर का हिस्सा बन गए। आपने राशि शब्द सुना होगा। सूर्य, चंद्र और ग्रह जब चलते हैं तो वे एक खास आकाशीय पट्टी से गुजरते हैं। इसी पट्टी को राशि चक्र या ज़ोडिएक बेल्ट कहते हैं। बेबीलोन वासियों ने इसे 12 हिस्सों में बांटकर 12 राशियां बनाई थीं। भारतीय वैदिक साहित्य में शुरू में सिर्फ नक्षत्रों का चक्र था। राशियों के नाम बाद में भारतीय ज्योतिष में आए। आज विज्ञान हमें बताता है कि पूरे आसमान को खगोलविदों ने 88 तारामंडलों में बांटा है। लेकिन ध्यान रहे, हम खुली आंखों से अधिकतम सिर्फ 6000 तारे देख सकते हैं, और उनमें भी एक ही समय पर लगभग 3000। यानी असली ब्रह्मांड हमारी आंखों की सीमा से कहीं ज्यादा बड़ा है। धरती अपनी धुरी पर 24 घंटे में घूम जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तारे रोज 4 मिनट पहले उदित हो जाते हैं? मान लीजिए आज कोई चमकीला तारा रात 8 बजे उगता है, तो कल वह ठीक 7:56 पर उगेगा। यानी साल भर में तारे पश्चिम की तरफ खिसकते जाते हैं, और 1 साल बाद वही तारा ठीक उसी जगह और उसी समय पर नजर आता है। क्या कमाल का कैलेंडर है ना आसमान का। अब सवाल है, ये तारे हमसे कितनी दूर हैं? ये दूरी इतनी ज्यादा है कि किलोमीटर में नापना मुमकिन ही नहीं। इसलिए वैज्ञानिकों ने प्रकाश वर्ष का पैमाना बनाया। याद रखिए, रोशनी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दौड़ती है, और 1 साल में वह जितनी दूरी तय करती है वही है 1 प्रकाश वर्ष। जरा सोचिए, हमारा सूर्य हमसे सिर्फ 8 प्रकाश मिनट दूर है, लेकिन सबसे नजदीकी तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी 4.3 प्रकाश वर्ष दूर। यानी लाखों करोड़ों साल की यात्रा सिर्फ रोशनी करने में। तारे सिर्फ रहस्य नहीं हैं, वो हमारे मार्गदर्शक भी हैं। समुद्र के नाविक इनके सहारे दिशा तय करते थे। हवाई जहाज के पायलट आज भी इनका इस्तेमाल करते हैं, और अंतरिक्ष यात्री, उनके लिए तो तारे ब्रह्मांड का नक्शा हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी रात को आसमान में एक दूधिया पट्टी देखी है? वह जो एक छोर से दूसरे छोर तक फैली होती है, मानो किसी ने गहरे नीले आकाश पर दूध गिरा दिया हो। इसी पट्टी को हम कहते हैं आकाशगंगा। प्राचीन यूनानी इसे दूधिया पथ कहते थे, यानी मिल्की वे। लेकिन असल में यह दूध नहीं, अरबों खरबों तारों का अपार दृश्य है। कल्पना कीजिए, हर वह चमकता बिंदु जो आपकी आंखों को दिखता है उसी विशाल मंडल का हिस्सा है। और हमारा सूर्य भी, हाँ, वह भी इसी अपार साम्राज्य में बसे एक साधारण तारे के रूप में मौजूद है। अब जरा इसे देखिए। देखने में यह एक विशाल पहिए जैसा दिखता है। इस पहिए के बीच घना केंद्रीय भाग चमक रहा है, और इसके चारों ओर सर्पिल भुजाएं फैली हुई हैं। यही है हमारी आकाशगंगा। इसमें 100 अरब से भी ज्यादा तारे हैं। हमारा सूर्य,
वो इसके केंद्र में नहीं, बल्कि इस पहिए के किनारे पर एक सिरे पर बैठा यात्री है। और जानते हैं, सूर्य आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर घूम रहा है। उसकी गति 220 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सुनकर लगता है कि यह तो तेज गति है, लेकिन इतना तेज दौड़ने के बावजूद सूर्य को आकाशगंगा का एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ साल लग जाते हैं। सोचिए, मानव सभ्यता की पूरी कहानी हजारों साल पुरानी है। कितने ही साम्राज्य जन्मे और मिटे, फिर भी सूर्य ने अपनी परिक्रमा का शायद एक अंश भी पूरा नहीं किया। दोस्तों, आपको पता है इस विशाल मंडल का आकार कितना है? यह होगा अनगिनत प्रकाश वर्ष का व्यास। यानी अगर प्रकाश भी पूरे वेग से दौड़े तो एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में कई लाख साल लगेंगे। आकाशगंगा सिर्फ तारों से ही नहीं बनी, इसमें गैस और धूल के बादल भी हैं। इन बादलों को कहते हैं निहारिका और अंग्रेजी में नेबुला। यही वे रहस्यमयी स्थान हैं जहां नए तारे जन्म लेते हैं। सैकड़ों तारा गुच्छ भी यहां बिखरे हुए हैं, मानो ब्रह्मांड की अलग अलग बस्तियां हों। कुछ तारे इतने बड़े हैं कि हमारे सूर्य की आभा उनके सामने फीकी पड़ जाती है, जैसे आर्द्रा और ज्येष्ठा के तारे, जो सूर्य से भी कई गुना बड़े हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ तारे बेहद छोटे, लेकिन गुच्छे में श्वेत बौने जैसे। यानी तारे भी वैसे ही जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरते हैं जैसे हम। आपने गौर किया होगा, कुछ तारे बेहद चमकीले होते हैं और कुछ बहुत मंद। प्राचीन ज्योतिषियों ने तारों को 6 वर्गों में बांट दिया था। पहले वर्ग को सबसे चमकीला, छठे वर्ग को सबसे मंद। लेकिन आज का विज्ञान कहता है कि सबसे चमकीला तारा सबसे मंद तारे की तुलना में 100 गुना तक उज्जवल हो सकता है। यानी अभिजित तारा, उसकी चमक लगभग शून्य कांति पर मानी जाती है। इसका मतलब है कि वह रोहिणी से ज्यादा उज्जवल है और सबसे चमकदार भी। और हां, अगर सूर्य का कांतिमान सबसे कम है, यानी हमारी नजर में चमक का राजा वही है, भले ही वह हमें सिर्फ पास होने के कारण इतना तेज दिखता हो। तारों का रंग भी उनके तापमान के राज खोलता है। नीले और सफेद तारे सबसे गर्म होते हैं। पीले तारे, जैसे हमारा सूर्य, मध्यम, और लाल तारे ठंडे पड़ते हुए महादानव या अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में होते हैं। हर रंग, हर चमक मानो तारों की जिंदगी की कहानी बयान करती है। दोस्तों, हम सबने कभी न कभी अखबार या पत्रिका में राशिफल जरूर पढ़ा है। सुबह सुबह कॉफी के साथ लोग अक्सर यही देखते हैं, आज मेरी राशि का भविष्य क्या कहता है। राशियों की संख्या 12 होती है, जिन्हें मेष वृषभ, मिथुन कर्क, सिंह कन्या, तुला वृश्चिक, धनु मकर, कुंभ और मीन के नाम से जाना जाता है। इन नामों में एक रहस्य, एक आकर्षण तो है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये 12 राशियां असल में कहां से आईं? क्या ये सचमुच भारतीय परंपरा की देन है, या फिर कहीं ये किसी दूसरे देश से चुपचाप हमारे जीवन में प्रवेश कर गईं? भारत की प्राचीन परंपरा कहती है, नक्षत्र ही असली ज्योतिष का आधार है। अश्विनी, भरणी, रोहिणी, कृत्तिका, मृग, आर्द्रा, ये सब हमारे वेदों के समय से प्रचलित हैं। वेदांग ज्योतिष में, महाभारत में हर जगह 27 या कभी कभी 28 नक्षत्रों का जिक्र मिलता है, लेकिन राशियां केवल 12। सच्चाई यह है कि ये मूल रूप से बेबीलोनियाई और यूनानी सभ्यताओं से भारत में आई। यूनानियों ने राशियों के नाम और उनसे जुड़ी कहानियां बनाई। बाद में भारत ने उन्हें संस्कृत में अनुवादित करके अपना लिया, मगर हमारी पुरानी परंपराओं में राशियों का उल्लेख नहीं मिलता। यानी नक्षत्र भारतीय मूल के हैं और राशियां विदेशी। भारत में लंबे समय तक नक्षत्रों पर आधारित अध्ययन चलता रहा। महीनों के नाम भी नक्षत्रों से संबंधित थे। जैसे पौष मास का नाम पुष्य नक्षत्र से आया है, वैशाख विशाखा नक्षत्र से। यहां तक कि प्राचीन ग्रंथों में नक्षत्र दिन का उल्लेख मिलता है। लेकिन ईसा की शुरुआती शताब्दियों में जब भारत और यूनान बेबीलोन का सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, तब राशि चक्र भी हमारे यहां आ गया। सेल्यूकी साम्राज्य के समय, फिर शक और बाद में गुप्त काल में राशियों का यह ज्ञान धीरे धीरे भारतीय ज्योतिष का हिस्सा बन गया। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ये वार हमें बहुत स्वाभाविक लगते हैं। लेकिन सोचिए, महाभारत, वेदांग ज्योतिष में इन 7 वारों का कोई उल्लेख नहीं मिलता। प्राचीन भारत दिन गिनता था नक्षत्रों के अनुसार।
असल में 7 वारों की यह परंपरा भी यूनानी खल्दियाई ज्योतिष से भारत में आई। हमारी आज की कैलेंडर परंपरा में 2 भाग हैं। एक स्वदेशी जो नक्षत्रों से जुड़ी है, दूसरी विदेशी जो राशियों और 7 वारों से जुड़ी है। ऋग्वेद में मघा, फल्गुनी जैसे नक्षत्रों का जिक्र हमें मिलता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में 27 नक्षत्रों की पूरी सूची है और उनमें प्रत्येक नक्षत्र के देवताओं का भी उल्लेख है। अथर्ववेद में 28 नक्षत्र मिलते हैं, जहां अभिजित को भी एक नक्षत्र माना गया। यही कारण है भारतीय महीने, पर्व, शुभ मुहूर्त सब नक्षत्रों पर आधारित होते चले आए। अब जरा इसे विज्ञान की दृष्टि से देखें। पृथ्वी की धुरी हिलती है, इसे कहते हैं अयन चलन। इससे वसंत और शरद विषुव के बिंदु धीरे धीरे पश्चिम को सरकते रहते हैं। इसी कारण समय समय पर भारतीय कालगणना में प्रथम नक्षत्र बदलता रहा, कभी कृत्तिका, कभी श्रवण, कभी चित्रा। आज भी पंचांग बनाने वाले खगोल गणितज्ञ इन बदलावों को ध्यान में रखते हैं, लेकिन फलित ज्योतिष वह अब भी उन्हीं 12 राशियों और 7 वारों पर टिका हुआ है, जिनकी जड़ें भारत से बाहर हैं। तो दोस्तों, यह था आकाश व तारों और नक्षत्रों का रहस्य। जब अगली बार आप रात के आसमान को निहारें, तो याद रखिए, जो चमक आपको दिखाई दे रही है वह शायद लाखों साल पुरानी है। हो सकता है कि वह तारा अब वहां हो भी या ना हो, लेकिन उसकी रोशनी अभी तक हमारे पास पहुंच रही है। तारे हमें यह सिखाते हैं कि यात्रा चाहे कितनी भी लंबी हो, रोशनी जरूर पहुंचती है और वो रोशनी हमें राह दिखाती है। उम्मीद है यह वीडियो आपको रोचक और रहस्यमयी लगा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।